आप लोगों के बीच विचार रखे, बहुत अच्छे विचार थे, बहुत ही जोशीले भाषण दिए भाई ने। बस इसी कड़ी में मैं भी थोड़ा सा आप लोगों से बताना चाहूंगा कि भाई आज देश में क्या हालत हो रही है। आप देखिए कि कहीं ना कहीं जब से ये लोग आके बैठे हैं सत्ता में, पिछले 5-7 सालों से पब्लिक शीला दीक्षित की, और जिस दिन हम मुख्यमंत्री बन गए इसको जेल पहुंचाएंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐसा ही मोदी साहब ने नीरव वाड्रा की फाइल है, जिस दिन हम देश में काबिज हो गए हम वाड्रा को जेल पहुंचाएंगे। भाइयों सच्चाई यह है कि ये सारे मनुवादी लोग हैं, सारे मिले हुए हैं और पिछले 70-72 साल कुछ निजीकरण कर दिया है। निजीकरण का मतलब क्या है? निजीकरण का मतलब यह है कि हमें गुलामी की तरफ फिर भेजा जा रहा है, जिससे हम एक तो आरक्षण के बिहार पर जहां हम नौकरियां पाते थे, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, वो हमारा आरक्षण निजीकरण में कितनी बड़ी चाल है कि इन्हें लगता था कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे तो एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी भी हमारी ताकत को नहीं देखा। कई ऐसे मामले हुए कि जहां पर भीम आर्मी के लोगों ने प्रदर्शन किए और वो सफल हुए, क्योंकि हमारे साथ एक आवाम जुड़ी हुई थी। मैं आपसे यही एक बार कहना चाहता हूं कि आज आप लोगों को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपके परिवार की चिंता करे। एक आम आदमी कह करके आज वो खास आदमी हो गया, जिसने कसमें खाई थी कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, कोई सरकारी सुविधा ले लूंगा, आज सारी सुविधाएं ले बैठा हुआ है वो व्यक्ति। सबसे बड़ा झूठ तो यह है कि आदमी अपने बच्चों के लिए कमाता है जो कमाता है, और जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा जाए तो आप उस पर कैसे यकीन करेंगे कि वो हमारा है। आज हमारी बहन बेटियों के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, कहीं कोई आवाज उठ रही है? उन्नाव में अभी 2 दिन पहले 3 नाबालिग बच्चों के साथ किसी के बीच कोई आवाज नहीं थी। जब चंद्रशेखर साहब वहां पहुंचे उसके बाद सारे पीछे वहां चल दिए। तो अब सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अब समय आ गया है, हमें जो हमारे SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं, OBC समाज के लोग हैं, हमको इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि जिसका सत्ता होती है उसके अधिकारी होते हैं, उसके लिए ही नीतियां बनती हैं। नीतियां हम आंदोलन करके नहीं बना सकते थे। हम पे इतने मुकदमे दर्ज कर दिए गए साहब चंद्रशेखर साहब पर, तो कहां तक लड़ेंगे? वो आप लोगों पर आशा कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में एक सीट चुनी है त्रिलोकपुरी की, दिल्ली में उपचुनाव है जिसमें चाहते थे कहीं और से लड़ सकते थे, नहीं, उन्होंने सोचा सबसे पहले मैं अपने परिवार से लड़ूंगा। जहां पर आपकी तरफ उन्होंने एक उम्मीद से अपना एक यहाँ पढ़ा लिखा एक अपना पार्टी का विक्की पार्चा साहब को भेजा है। जितने भी यहाँ कैंडिडेट हैं इनके बाहर इनके बराबर कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। ये MBA है हमारा भाई, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच पर और भी लोग हैं, धीरे धीरे सबको मौका मिलना कि भाई एक बार मौका दें। आप लोगों के बहुत आशा है हम लोगों को कि इतिहास दिल्ली का इस त्रिलोकपुरी की सीट से बने। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, जैसा कि अभी हमारे कमर भाई बता रहे थे कि ये हकीकत में परीक्षा की घड़ी है। हम सब मुस्लिम्स, SC ST और OBC के लिए, क्योंकि इन्हीं के ऊपर जुल्म होता आ रहा है और इन्हीं लोगों को आपस में लड़वा करके दूसरे लोग हुकूमत कर रहे हैं। यहां पर मैं गुजारिश करूंगा कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं इन बच्चों के लिए भी, इन बड़ों के लिए भी। जरा कोशिश करें उसको समझने की जो मैं बात कहने जा रहा हूं। यहां पर इलेक्शन में वोट मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी वोट मांग रही है, BJP भी वोट मांग रही है, और आपके सामने आजाद समाज पार्टी भी है। अब आपने ये देखना है कि इन लोगों ने आपके लिए क्या किया है आज तक, और आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी ने आप लोगों के लिए क्या किया है आज तक। मुझे बताएं, जहां पर मरकज को बंद करवाने वाला कौन है?
करवाने वाला केजरीवाल, मरकज के खिलाफ पहली बार एफआईआर करवाने वाला केजरीवाल, मरकज को बंद करवाने वाला केजरीवाल। और जब मीडिया ने रात दिन जो मुसलमानों को बदनाम करना शुरू किया उस एफआईआर की वजह से, उसके पीछे कौन? सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल। तो क्या ऐसे आदमी को या उस पार्टी के आदमी को आप वोट देंगे जिसने हमारा मरकज बंद करवा दिया, जिसने मौलाना साहब के खिलाफ एफआईआर करवा दी, जिसने मरकज के बहाने से पूरे मुल्क के मुसलमानों को, बल्कि जो विदेशी मेहमान आए हुए थे उनको भी कटघरे में लिया खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से सब्जी बालों तक को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से ऐसे लांछन लगाए गए कि मुसलमान औरतों को देख के नंगे हो रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, खुलेआम खाने में थूक रहे हैं। क्या ऐसे आदमी को आप वोट देंगे? क्या जमीर गवारा करेगा? जरा सोचिए, क्या ऐसे आदमी को वोट देने के लिए उसकी हिम्मत भी कैसे हो रही है इलेक्शन लड़ने की? क्या उसके कैंडिडेट से आप लोग पूछेंगे नहीं? उसकी पार्टी से पूछेंगे नहीं कि भैया आपने तो हमें हाशिए पे ले खड़ा कर दिया, फिर आप वोट मांगने आप आ कैसे गए? दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी। मैं आपको एक बात बता दूं, इस मुल्क के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो भी मां के पेट के अंदर ही क्यों ना हो, कम से कम 30 से 35 लाख रुपए के मालिक हैं। हर वो मुसलमान, चाहे वो मां के पेट के अंदर ही क्यों ना हो, 30 से 35 लाख रुपए का मालिक है और उसमें किसी का और कोई दखल नहीं है। इतनी वक्फ प्रॉपर्टी हमारे बाप दादा छोड़ के गए। कितनी वक्फ प्रॉपर्टियां हैं इस मुल्क के अंदर? डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है। उनको अगर मार्केट वैल्यू में तब्दील कर दे तो हर मुसलमान के पास 30 से 35 लाख रुपए आते हैं। और मुसलमानों का हाल क्या हाल है? खाने के लिए पैसे नहीं, पढ़ने के लिए किताबें नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं। ये आपको दिया है कांग्रेस पार्टी ने, ये आपके हक पे डकैती मारी है कांग्रेस पार्टी ने, और आप पार्टी भी उस काम को और आगे बढ़ा रही है। 2015 में हमने 990 वक्फ प्रॉपर्टियां खाली करवाने के ऑर्डर करवाए थे 2015 में। 2020 तक ये लोग सिर्फ 14 प्रॉपर्टियां खाली करवा सके। ये सब आपका हक था। और देखिए, उन 14 प्रॉपर्टियों की वजह से जो आज इमामों को 20,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है, 15,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है, ये उन प्रॉपर्टियों की कमाई से है जो हमने खाली करवाई। लेकिन इन लोगों ने आपके लिए क्या किया? सोचिए कि 990 प्रॉपर्टियां खाली हो गई तो कितना पैसा हमारे बच्चों के पास आएगा? स्कूल कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटी बनेंगी, प्रॉपर्टी सिर्फ हमारी, पैसा सिर्फ हमारा, लेकिन फायदा सबका होगा। ये कांग्रेस ने आपको दिया। कांग्रेस के जमाने में एक चीज और होती थी कि यहां पर इंडियन मुजाहिदीन नाम का एक ग्रुप बना दिया गया था, फेक। जो भी मुसलमान जरा सा आगे बढ़ता था, पढ़े लिखे मुसलमानों को उनका टारगेट थे, उनको इंडियन मुजाहिदीन करके जेलों में डाल दिया गया। इन सब चीजों को आप भूल क्यों जाते हैं इलेक्शन के वक्त? यही तो आपकी ताकत है, यही वोट की ताकत तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको दी थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो ये कहा था कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा बल्कि बैलेट बॉक्स से होगा। ये ताकत आपको दी है, बाबा साहब ने दी है। इन लोगों के मुंह पे आप तमाचा मारने का काम करें, अपने वोट के राइट का इस्तेमाल करें और सही करें। जब आप वोट डालने जाते हैं तो ये जरूर सोचें कि आप लोगों को हाशिए पे खड़े करने वाले कौन हैं, आप लोगों के इतने बुरे हाल करने वाले कौन हैं। आपके पास आज दवाओं के पैसे नहीं, खाने के पैसे नहीं, कपड़े नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, रोजगार नहीं, कुछ
कुछ नहीं है आपके पास, इसका जिम्मेदार कौन है ये जरूर सोचें। अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो आप यकीन रहे आगे आने वाली नस्लें आपको माफ नहीं करेंगी, किसी भी कीमत में नहीं करेंगी, ये आप जरूर सोच लें। जैसा अभी बताया भाई ने आपको, जब सीए एनआरसी का मसला था यहां भी खूब आंदोलन थे, पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन थे। फौरन अपना रंग दिखाया और आपसे बदला लिया। ये जो ईस्ट दिल्ली के दंगे करवा करके वहां दंगे हुए, मुसलमानों का आम हुआ और उस्मानी जेलों में भेजे गए, ये आपको सौगात दी आप पार्टी ने। अरे आप चुप क्यों बैठे हैं इस आप पार्टी के खिलाफ? और पहली बार अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि हमारा कोई भी दलित भाई किसी मुसलमान से नहीं लड़ा। ये आज जो हुआ संभव, ये संभव हुआ भाई चंद्रशेखर आजाद की वजह से, भीम आर्मी की वजह से। इस वक्त एक मौका है एक प्लेटफॉर्म पे आने का, एक साथ आने का। आप यकीन रखें अगर आप एक साथ आ गए तो इंशाअल्लाह समाज से होगा और कोई नहीं हो सकता। तो आप से मैं उम्मीद करता हूं कि आप विक्की बादशाह को 28 तारीख को जरूर जिताएंगे। श्री रवि करदम साहब ऊपर आ जाएं। सूरज भाई, प्रदेश प्रभारी साहब, जितने भी लोग मंच पे बैठे हैं आप सभी से गुजारिश है कि एक साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का स्वागत करें। श्री महेश परवाल साहब से गुजारिश है कि मंच पर तशरीफ लाएं। श्री महेश पहवाल जी मंच पर तशरीफ लाएं। हाजी अनवार साहब, हाजी सफीजान भाई, आप सबसे गुजारिश है मंच पर तशरीफ लाएं। बाबा साहब का प्रतीक चिन्ह देकर साथियों से गुजारिश है कि एक एक जने माला लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। मीनाक्षी जी से स्वागत, गुजारिश करूंगा कि आप भी आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। बहन मीनाक्षी जी। श्री चंद्रकांत जी से निवेदन है कि मंच पर आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। जनाब हाफिज साहब, खींच लो भाई, कुर्सी पे बैठ के खींच लो, पीछे वाले भी है ना। वाहिद भाई से गुजारिश है मंच पर आए। वाहिद भाई, हाजी अनवार साहब से गुजारिश है मंच पर आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। जनाब हाजी अनवार साहब, जनाब हाजी अनवार साहब से गुजारिश है मंच पर आए।
श्री सत्य भाई से गुजारिश है मंच पर आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। जनाब हाजी अनवार साहब, श्री सत्या जी, श्री राजेंद्र जी से गुजारिश है मंच पर आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। श्री राजेंद्र जी, हाजी अनवार साहब, जनाब हाजी अनवार साहब से गुजारिश है कि मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पर आए। श्री बालकृष्ण मुंसफ जी से गुजारिश है मंच पर आए। क्रांतिकारी साथी सलमान भाई जहां कहीं भी पर हो मंच पर आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। जनाब हाजी अनवार साहब हमारे बीच पहुंच रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान भाई, हमारे क्रांतिकारी साथी सलमान भाई से गुजारिश है मंच पर आए। युवा क्रांतिकारी साथी सलमान भाई अपने साथियों के साथ आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। जनाब यासीन साहब से गुजारिश है मंच पर आए। जनाब यासीन साहब मंच पर आए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। सलमान भाई बहुत ही क्रांतिकारी साथी हैं, सब इनके दोस्त देखिए कितना हौसला बढ़ा रहे हैं। आप सबका बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। श्री बालकृष्ण जी से गुजारिश, श्री बालकृष्ण जी मंच पर आए। गौतम जी प्रभारी कोंडली विधानसभा मंच पर आए। श्री कपिल जी मंच पर आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। श्री संदीप बागड़ी जी मंच पर आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत जी। श्री कपिल आजाद साहब मुख्य प्रभारी जो यहाँ के चुनाव प्रभारी हैं, आपसे सादर अनुरोध है कि मंच पर आकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। श्री कपिल आजाद साहब, आपसे विनम्र अनुरोध है मंच पर आकर। जनाब अब्दुल साहब से गुजारिश है मंच पर आए। जनाब अब्दुल साहब, साना जी से गुजारिश है मंच पर आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। जूम करते हुए ऋषि मंच पर आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। मुख्य प्रभारी जी कपिल आजाद जी, मुझे सबका नाम नहीं याद है, माफी चाहता हूं। आप सब लोग जो यहाँ उपस्थित हैं मंच पर आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के जितने पदाधिकारी हैं, जिले के जितना पदाधिकारी हैं, विधानसभा के, आप सबसे विनम्र अनुरोध है सभी साथी मंच पर आकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। जनाब अब्दुल साहब से गुजारिश है मंच पर आए। जनाब अब्दुल साहब से गुजारिश है मंच पर आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। श्री अभिषेक जाटव जी से गुजारिश है मंच पर आए। मुझे जिनका नाम नहीं याद है, मैं सबसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि आप सब मंच पर आकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। दिल्ली प्रदेश विधानसभा जिले से जितने सभी हमारे साथी पदाधिकारी हैं, श्री नरविंदर जी से। जय भीम साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, काफी लंबे समय से लोग जो है इंतजार कर रहे थे माननीय विनय रतन साहब का, जो आज पूरे देश में बहुजन समाज की लड़ाई को लड़ रहे हैं, नौजवानों में जोश पैदा करने का काम कर रहे हैं। जब जब किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है, शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, SC ST माइनॉरिटी OBC के लोगों को मारा जाता है, तो जब भीम आर्मी आवाज उठाने का काम करती है, वो सिर्फ और सिर्फ वो पूरे देश में घूम घूम के
तो कभी कोई कहीं से फोन करता है कि भैया आज हमको यहाँ मारा गया, हमको यहाँ गया। कभी कोई बताता है कि भैया आज हमारे जिले में रेप की घटनाएं हुई हैं। कभी कोई बताता है कि हमारे आज मकान पे किसी ने कब्जा कर लिया है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे पूरे देश के अंदर भीम आर्मी पहुंच के उन तमाम शोषित पीड़ितों की मदद कराने का काम जो करती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी करती है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा विनय वर्धन साहब का और चंद्रशेखर साहब का, जिन्होंने एक छोटे से गांव से भीम आर्मी को बना के अब पूरे देश में स्थापित करने का काम किया और युवाओं की टूटती हुई उम्मीद को एक नई रोशनी देने का काम किया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन तमाम लोगों का, जो लोग यहाँ पे आए हैं, बाहर से भी लोग आए हैं, बहन अर्चना गौतम आई हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। काफी लंबे समय से लगी हुई हैं। और हमारे प्रभारी जी कपिल आजाद जी, जो इस विधान